एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल इन अ क्लोरोप्लास्ट। आज के टॉपिक में हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद क्लोरोफिल की एक्साइटेशन को डिस्कस करेंगे, जो वो लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से एक्साइटेड फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोफिल। एक होता है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। तो जब क्लोरोफिल एक्साइटेड तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं और उस एक्साइटेशन का उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को इससे पहले भी वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता चल चुकी है कि जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखें ग्रीन कलर के क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जब फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, और ये फोटोन जब पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं तो हम इनको फोटोन का नाम देते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एलिवेट होके एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इस वक्त ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, E0 स्टेट में। अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये E0 स्टेट है, जिसे हम इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब ये ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे जब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोटोन जो है, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये अब ज़्यादा एनर्जी ले लेंगे, और एनर्जी लेने के बाद ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एलिवेट होकर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एलिवेट होके कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट है, ये इस वक्त ये ग्राउंड स्टेट थी। ये एलिवेट हुआ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफ़र हो गया किसमें, एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हो गया। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हो गया तो हम अब इसे क्या नाम देंगे, E1 का नाम देंगे। ये E1 हो गया, और ये जो इस वक्त ग्राउंड स्टेट में मौजूद था ये E0 था। अब यहाँ पे जब ये E1 में ट्रांसफ़र होगा तो एक होती है ग्राउंड स्टेट। अगर हम बात करें इसकी, ये डिस्कस कर रहे थे कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र होता है, तो ये दोबारा से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये दोबारा से रिटर्न होकर अपने पाथ में दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो ये ग्राउंड स्टेट में क्यों आ रहा है, ये सवाल हमारे पास मौजूद है कि ये जब एलिवेट हो गया था तो एलिवेट होने के बाद इसे क्या ज़रूरत पड़ी कि ये अपने ग्राउंड स्टेट में जो है वो दोबारा रिटर्न हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये एनर्जी जो है ये हीट की फॉर्म में इसका लॉस हो जाता है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में या फ्लोरेसेंस की फॉर्म में ये बाहर निकल जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर लेकर ऊपर एलिवेट होके जाते हैं, वो दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस जो है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे जब हमने ये बात समझ ली तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ क्या है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीट causes the photons of light to be less energetic। अब यहाँ पे ये वही वाली बात कर रहे हैं जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि जब एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में, यहाँ पे हीट की फॉर्म में जो इसने लाइट्स फोटोन ने, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया था तो इनके पास ज़ायद एनर्जी आ गई थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी थी। जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी थी तो ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हो गए थे। जब ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफ़र हो गए थे तो जो भी इन्होंने एनर्जी ली थी वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गया उसका, या फ्लोरेसेंस की फॉर्म में उसका लॉस हो गया। तो अब ये जो इसकी वजह से क्या हुआ कि फोटोन ऑफ लाइट टू बी लेस एनर्जेटिक। अब जो भी इसके अंदर लाइट मौजूद है
तो वो उसके अंदर इतनी एनर्जी मौजूद नहीं है कि वो उसको एलिवेट कराए रख के ऊपर ही एक्साइटेड स्टेट वन में ही ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एलिवेट होके मौजूद ऊपर रहें, ये दोबारा से नीचे की तरफ अपनी ग्राउंड स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेस एनर्जी ट्रांसलेट्स इनटू लॉन्गर वेवलेंथ। जो लेस एनर्जी होती है ये यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ इनकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब है इनके अंदर कम एनर्जी मौजूद है, और जब कम एनर्जी की बात होती है तो हम लॉन्गर वेवलेंथ की बात करते हैं, हम लॉन्गर वेवलेंथ की बात करते हैं। सही है। जैसे 700 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की जब बात की जाती है तो ये लॉन्गर वेवलेंथ की बात होती है। और इस एरिया में जो लाइट क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो होती है रेड लाइट। सही है। ये इस यहाँ पे जो लाइट, ये इस वक्त यहाँ पे जो लाइट मौजूद है ना, ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट है? लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है, जिसका रेंज होता है तकरीबन 700 से 800 नैनोमीटर के बीच में, और उस लाइट का कलर होता है रेड कलर। रेड स्पेक्ट्रम की लाइट होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ कलर होते हैं, जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, वॉयलेट हो गया, ग्रीन हो गया, बहुत सारे कलर होते हैं उसके अंदर। तो उस लाइट में लॉन्गर, ये जो लाइट री इमिट हो रही है या लॉस हो रहा है इसका फ्लोरोसिस की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में, तो ये लाइट जो है वो रेड कलर की लाइट है, और ये 700 से 800 नैनोमीटर के बीच में। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये इस स्टेट में लाइट है, यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, तो जब ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है तो वो होती है शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट। जब लाइट जिसके पास ज़्यादा एनर्जी मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट। अब जब ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है तो इसका कलर क्या होता है? ब्लू। इसका कलर क्या होता है? ब्लू। शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट का कलर होता है ब्लू। तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पे एरो बना हुआ है इसमें लाइट का कलर क्या है? ब्लू लाइट है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ है? ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है तकरीबन 400 से 500 नैनोमीटर के बीच। किसके बीच में होती है? बिटवीन 400 टू 500 नैनोमीटर के दरमियान में ब्लू लाइट होती है। और ये इस वक्त जब लाइट ज़्यादा फोटोन की फॉर्म में यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब की है तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है 400 से 500 नैनोमीटर के बीच में। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह की बात करें तो ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है, और इसकी वेवलेंथ होती है 700 से 800 नैनोमीटर के बीच में। ट्रांजिशन टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब वही वाली बात जो मैंने आपको अभी समझाती थी कि जब ये ब्लू लाइट है, ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है। अब इस शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट ने अपनी हीट जो है वो बाहर इसकी जो भी एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गई या फ्लोरेसेंस की फॉर्म में लॉस हो गई। तो अब ये शॉर्टर वेवलेंथ से कन्वर्ट हो गई लॉन्गर वेवलेंथ में। जब ये लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो गई तो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है वो होती है ब्लू कलर की, और जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है वो रेड कलर की होती है। तो अब जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा ना लॉस का हीट की फॉर्म में, तो ट्रांजिशन हो जाएगा, ट्रांजिशन टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ये ब्लू लाइट का ट्रांजिशन हो जाएगा रेड लाइट की तरफ। ये मैं आपको इस तरह से भी समझा देती हूँ। ये देखें, ये रहा, ये आपको अभी जो मैंने बात समझाई थी, ये है ब्लू लाइट। दिस इज ब्लू लाइट एंड दिस इज रेड लाइट। Blue light in between 400 to 500 nanometer and red light in between 700 to 800 नैनोमीटर। ये देखें
ये अभी मैं आपको पीछे समझा के आ रही हूँ, ये रहा। और ये जो ब्लू लाइट है ये इसमें, ये रहा, ये ब्लू है और ये रेड है। और जब एनर्जी का लॉस होता है तो ये ब्लू लाइट कन्वर्ट हो जाती है रेड लाइट में, ट्रांजिशन टुवर्ड्स रेड लाइट। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कितने मिनट की हो गई? अच्छा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन, बेसिकली लाइट रिएक्शन की जब बात की जाती है तो हम इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की बात करते हैं। लाइट रिएक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ़्लो करते हैं फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ, और इस सारे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की वजह से ऑक्सीजन फॉर्म होती है, एटीपी फॉर्म होता है, NADPH2 फॉर्म होता है, और ये एटीपी और NADPH2 फिर डार्क रिएक्शन या केल्विन बेंसन साइकिल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। ये लाइट रिएक्शन होता कहाँ है? अकर्स इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो लाइट रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन देयर आर 2 पॉसिबल रूट्स फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो। लाइट रिएक्शन के दौरान या इस प्रोसेस में हमारे पास 2 पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड में मौजूद हो रहा है। और ये थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो 2 पॉसिबल रूट्स पे फ्लो कर रहा है। एक है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और एक है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब अपने इनिशियल सोर्स से पास आउट होगा तो वो दोबारा रिटर्न करके अपने इनिशियल सोर्स के पास वापस नहीं आएगा, तो उसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एलिवेट होके एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो दोबारा से अपने इनिशियल सोर्स पे पलट के वापस आएगा। एक पूरा साइकिल जो है वो पूरा बनेगा इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें उसकी वापस दोबारा रिटर्न होके वो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के थ्रू अपने इनिशियल सोर्स के पास वापस आएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। तो हम इसे क्या कहते हैं? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और एक होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको दोबारा से याद दिला देती हूँ कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, मैंने इससे पहले भी, आप लोग अगर क्लास ली हो, आपने वीडियो देखी होगी, तो ये क्लोरोप्लास्ट है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन मौजूद है। अब इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन के 2 पॉसिबल रूट्स हैं, और उन पॉसिबल रूट्स में एक रूट है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और एक है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं होता अपने इनिशियल सोर्स के पास, और जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इनिशियल सोर्स के पास वापस रिटर्न बैक हो जाता है।